बात हुआ था रीजनल किंगडम्स के ऊपर, तो बंगाल के बारे में बात किए थे, उसमें मुर्शिद कुली खान का जिक्र था। मुर्शिद कुली खान अल्दो इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बंगाल का ये स्थापित कर लिए थे, मगर इन्होंने कभी भी अपना घोषित नहीं किया था इस चीज़ को, और वो दिल्ली सल्तनत का ही सुप्रीमेसी को लेकर चल रहा था। ठीक है, बाद में जो लीडर आए हैं वो घोषित किए हैं, मैं ये बहुत ही वफादार थे टुवर्ड्स योर मुगल एम्पायर, और ये ट्रिब्यूट रेगुलर ट्रिब्यूट भी भेजते थे, उसी का एक प्रमाण है। क्यों? क्योंकि इनको गवर्नर जनरल बना के वहाँ भेजा गया है, जो भी गवर्नर जो प्रोसीजर था, ठीक है, नवाब वगैरह बनता था तो सब तो अपॉइंटमेंट होके जाता था दिल्ली सल्तनत से ही ना, यानी सॉरी मुगल एम्पायर से ही जाता था सब। तो हमने जाना कि मुर्शिद कुली खान ही ने ही फाउंड किया था, यानी कि बनाया था इंडिपेंडेंट स्टेट बंगाल का 1717 में। और 1717 में बात करूँ तो कोमल हमको फारूक सियार का याद आ जाता है। यस, फारूक मैग्ना कार्टा का याद आ जाता है हमको, तो रिलेट करते चलो सभी चीज़ को, यानी कि फारूक सियारी मुर्शिद कुली खान को वो किए होंगे। ठीक है, इससे ये भी होता है। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफ़र किया अपना कैपिटल, है ना, ढाका से लेके मुर्शिदाबाद का किया है, एंड सो ऑन। जमींदार्स को इनकरेज किए ताकि पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बन के आ सके प्रोविंस में, ऐसा हुआ था। लास्ट गवर्नर बंगाल के थे जो डायरेक्टली अपॉइंटेड थे, उसके बाद सब इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। हालांकि ये भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते थे, मैं ये बगावत नहीं की है, उस चीज़ को बात माने, उसको फॉलो किए, ओवरलॉर्डशिप, है ना। जैसे तुम देखोगे हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत में तुम देखोगे जो पहला स्लेव डायनेस्टी था कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, उसके बाद इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपने आप को पूरी तरीके से घोषित नहीं किया था, वो भी अपने आप को स्लेव मान के चलता था, उसी को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, ये तुम लोगों को पता है। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार बनाना, बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, ये तुम लोगों को थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता है। तो अब रजिया सुल्तान आई, गजब की लीडर, है ना, एकमात्र तुम्हारा सुल्तान होता है, सुल्ताना बनी थी वो, एकमात्र थी दिल्ली सल्तनत में, गजब का कैलिबर था उनका, रजिया सुल्तान का। बताएंगे, दिल खुश हो जाएगा तुम लोग का जब दिल्ली सल्तनत के बारे में जानोगे। तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि मेडावल इंडिया ऑल्दो बहुत लेट सिग्निफिकेंट है मेंस में, उसमें जो रिसोर्सेज देखोगे उसके अंदर का गजब का रिसोर्सेज है मेडावल इंडिया में, बहुत कुछ जानने के लिए है, स्पेशली दिल्ली सल्तनत का बारे में, और उसमें इतना कुछ है उसके अंदर डेप्थ में जानने के लिए, जो कि हम लोग को जानना ही होगा ऑप्शनल के तौर पे। समझ गए बात को ना, विल गेट एवरीथिंग टू लर्न। देखो यहाँ पे लिखा तो है कि फर्मिंगर रिपोर्ट के हिसाब से जो एनुअल रेवेन्यू होते थे लगभग 1.5 लाख रुपया। ठीक है, तो गजब बात है। मुर्शिद कुली खान कितना रईस होगा, कितना रईस एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस समय का, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है नज़र पड़ेगा ब्रिटिश का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, एंड सो ऑन। उसके बाद देखो सुजाउद्दीन मोहम्मद खान आए, है ना। क्यों? क्योंकि इसको ये पहले तो मुग़ल एम्पायर ने इसको वही मोहम्मद शाह रंगीला जो लंबा समय तक रहा है ना, बिल्कुल लंबा समय तक रहा है। और जानते हो इसमें एक्टिव कोई और था, उसमें कौन थे? साइद ब्रदर्स तो थे, साइद ब्रदर हुसैन अली जानते हो, और एक थे, क्या नाम था उनका? हुसैन अली और ऐसे कुछ नाम था, भूल रहे हैं हम भी, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, फैक्चुअल से। सुजाउद्दीन बाद में, हाँ वही हिंदुस्तानी पार्टी से जो थे वही ना, 4 पार्टी था, हिंदुस्तानी पार्टी थे, ईरानी पार्टी था, तुरानी था, है ना। देखो बंगाल प्रोविंस को 4 भाग में डिवाइड किए इन्होंने सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने। सरफराज खान आया, अपने पिता को हटा दिया वहाँ से, ही वॉज अलवर्दी खान जो डिप्टी गवर्नर था बिहार का, वो ख़त्म किया और पूरी तरह से साम्राज्य को ले लिया। ठीक है, और इसने बोला ठीक है, इसने मुग़ल एम्पायर से फरमान ले लिया, जो कि मोहम्मद रंगीला था उस समय। ठीक है, 2 करोड़ रुपया देगा ये एज अ सम, और इसने मुग़ल एम्पायर को क्या किया, स्टॉप कर दिया ट्रिब्यूट देना, क्योंकि ट्रिब्यूट दिया आता था नवाब लोग को, है ना, मुग़ल एम्पायर को, एंड सो ऑन। उसके बाद इसने पीस कंक्लूड किया था मराठास के साथ, और 12 लाख रुपया एज अ चाउट ऑफ बंगाल, यानी कि टैक्स बंगाल की तरफ, ताकि अटैक ना हो। ठीक है, और उड़ीसा वॉज गिवन टू द मराठास, है ना, उड़ीसा दे दिया गया। ठीक है, इसलिए दे दिया गया कि अफ़गानी ट्रूप्स आए तो उस समय हेल्प हो। यस, कल बता चुके हैं। इसके बाद अलवर्दी खान ने कोशिश किया इंग्लिश और फ्रेंच को कि वो सब मिसयूज़ ना करें, दस्तक का, बिल्कुल दस्तक और फरमान का मिसयूज़ ना करें,
और फोर्टिफाइंग अपना फैक्ट्रीज ना करे, किला ना बनाए, क्योंकि बाद में जानते हो यही जाकर प्रेसिडेंसी बना है। सो अलवर्दी खान ने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस भी बनाया पठान्स के हेल्प से, जो कि बिहार और नॉर्थ इंडिया में एक्टिव थे पठान्स। उसके बाद वही जो लिखा गया है यहाँ पे कि इन्होंने बचाया है दस्तक बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। उसके बाद सिराजुद्दौला आया, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है तुम लोग को, और ये भी बताया था कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। उससे पहले ही तुम लोग को बहुत कुछ दिख गया था, क्योंकि जिस तरह फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता हो रहा था, फोर्ट विलियम हो रहा था, इनको पसंद नहीं आया, इसलिए ये कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था। इसमें एंटी सिराज क्लिक बने थे, जिसमें घसीटी बेगम से लेकर बहुत सारे लोग हैं, खदीम खान हैं। तो 1756 का जो क्रोनोलॉजी है कि कासिम बाजार नवाब ने किया, फिर कलकत्ता फोर्ट विलियम को कैप्चर किया नवाब ने। नवाब मतलब यही होता है तुम्हारा जी सिराजुद्दौला। कलकत्ता को अलीनगर बनाया एंड सो ऑन। बहुत सारे सिचुएशन हुए, क्राइसिस सिचुएशन हो गए इसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उसी के रेंज में तुम्हारा ब्लैक होल एपिसोड तक हुआ है। क्लाइव आया, वाटसन आया रेस्क्यू के लिए, और फिर से कलकत्ता और हुगली को कैप्चर कर लिया। अब सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग के लिए, क्योंकि अब कलकत्ता और हुगली हो गया था, ये तो क्राइसिस सिचुएशन नवाब के लिए हो गया। फिर टीटी ऑफ अलीनगर हुआ, और इस टीटी में जानते हो जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना राइट फ्री ट्रेड राइट मिल गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, और फिर से कलकत्ता को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया और अपना कोइन इशू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उतना पावरफुल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे कि एक ये क्रोनोलॉजी बना है, तो आफ्टर ऑल हो गया 23 जून। हाँ देखो, जो फिल्म्स का जो साल है फिल्म्स का जो महीना है, इस बार एग्ज़ाम कब होगा? सेकेंड वीक में होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, कैलेंडर निकल चुका है, जाके चेक कर सकते हो। सेकेंड वीक होगा, सेकेंड या थर्ड वीक है। देखो, सिराजुद्दौला ने फाइट किया था बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1750 अगेंस्ट कर्नल क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव है ये, ठीक है। और एडमिरल वाटसन, देखो इसका नाम आता है ऑप्शनल में भी बहुत ज़्यादा, वाटसन थे, और मात्र 2 ही फेथफुल सोल्जर्स थे। हाँ, मीर मदन थे और मोहन लाल थे, जिन्होंने फाइट किया। उसके बाद इतना हालत ख़राब हुआ कि कहना पड़ा कि फर्स्ट रेवोल्यूशन इन बंगाल है। क्यों? क्योंकि कहाँ तुम्हारा वज़ीर जो नीचे वाला पोस्ट था वो कहाँ जाके नवाब बन गया है कि नहीं है? मीर जाफ़र बन गया था पहला रेवोल्यूशन। क्यों? मीर जाफ़र नवाब बन गया, इससे 1 करोड़ रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा एज अ कंपनसेशन, और साथ साथ जमींदारी राइट भी देना पड़ा, जो 24 परगनास, जगह का नाम है 24 परगनास, कलकत्ता का अभी भी है। यहीं पे तुम्हारा कुछ दिन पहले तुम्हारा जब साइक्लोन हुआ था तो यहीं पे त्रासदी हुआ था। हाँ, साइक्लोन पता है कि नहीं पता है तुम लोग को? साइक्लोन का नाम अम्फान था, बात समझो। तो उसके बाद मीर जाफ़र आया राजगद्दी पे, और ये इसने क्या किया, सब फ्रेंच सेटलमेंट्स ब्रिटिश को दे दिया जितने भी थे। उसके बाद इसने दीवान राय दुर्लभ को और डिप्टी गवर्नर बिहार के जो थे रामराय को, इसको पनिश नहीं किया, हालांकि ये गिल्टी थे क्योंकि ब्रिटिश का इंटरफेरेंस था, इसलिए उसको नहीं किए। मीर जाफ़र ने कोशिश किया डच के साथ मिल के ब्रिटिश को पानी पिलाया जाए, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बैटल ऑफ बेडारा में ये स्वयं हार गए। उसके बाद मीर जाफ़र ने प्रेफर किया कि कलकत्ता में ही रहे, बस 1500 के पर मंथ पे वो रहना शुरू कर दिया। उसके बाद मीर जाफ़र को फिर से लाया गया, जानते हो, क्योंकि मीर कासिम को जब ख़त्म किया गया तो फिर से उसको बुलाया गया, जानते हो। इन 1673 ही एग्रीड नॉट टू डिस्टर्ब द कंपनी, जो कंपनी का जो गोमास्ताज है, जो एजेंट्स है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मीर कासिम आए, मीर कासिम तुम्हारा एग्रीमेंट एक साइन किए हैं तुम्हारा, ठीक है, एग्रीमेंट साइन किए, और इससे क्या हुआ तुम्हारा होलवेल इन 1760, जिसमें ये बहुत सारे अपने डिस्ट्रिक्ट बर्धमान हो गए, बर्धमान, मिदनापुर, चित्तौड़गढ़, ये सब तुम्हारा अभी बांग्लादेश का पार्ट है, ये दे दिया गया ब्रिटिश को। और 50 लाख रुपया भी देने का बात था, क्योंकि फॉर फाइटिंग इन द साउथ, क्योंकि साउथ इंडिया में जो फाइट चल रहा था उसके लिए मीर कासिम इंट्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया इन्होंने आर्मी को फिर से रीमॉडल किया, कोशिश किया कि रिफॉर्म्स लाने का, और ट्रूप्स को डिसबैंड करना पड़ा, ठीक है। और जो भी लॉयल्टी, जो भी लोग थे पहले, जो लॉयल्टी जिसका सस्पेक्ट था कि भाई ये बगावत कर सकता है, जैसे एंटी सिराज क्लिक बना था,
तो एक तो झटका तो लग ही जाता है ना। तो जो भी ऐसा होगा जो लॉयल्टी के विरोध जाएगा उसको हम कुचल देंगे, ठीक है। इसने हर संभव प्रयास किए कि आर्मी को मॉडर्नाइज करने का, ठीक है, और इसलिए एक जर्मन ट्रेनर को भी बुलाएं समरू को, ताकि उसके आर्मी को ट्रेन करें, ठीक है। उन्होंने गन फैक्ट्री अपना मुंगेर में इस्टाब्लिश किया और एक एडिशनल टैक्सेस तुम्हारे डेर आना का लगाया, ठीक है। उसको क्राउन रेंट्स बोलते हैं, यानी कि हम क्राउन है तो हमको रेंट दीजिए क्योंकि हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको, सो ऑन। और बहुत सारी चीज़ हुए हैं। इन्होंने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया 1762 में, ठीक है। कासिम ने जो भी ड्यूटीज़ थे इंटरनल ट्रेड पर लगते थे उसको क्या किया, एबलिश कर दिया ताकि इंडियन ट्रेडर्स को फ़ायदा हो। मगर ये खुनस खा गया ब्रिटिश, हो गया। उसके बाद तुम्हारा बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर मतलब बिहार, सुनाता है क्यों, बंगाल का वही रीजन है, समझा करो बात को, है ना। तो मीर कासिम बैटल ऑफ बक्सर हुआ। उस समय मेजर हेक्टर मुनरो, गजब नाम है ये, गजब शख्सियत तुमको है, बहुत नाम ज़्यादा आएगा जब तुम लोग को हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाया जाएगा मुनरो के बारे में। मुनरो समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत नाम आएगा। एडमिरल वाटसन जो बोले थे उस समय प्लासी के टाइम में, मुनरो का भी उसी तरह नाम आएगा, देखते रहना, ठीक है। शाह आलम II एंड शुजा-उद-दौला। शाह आलम II कौन है बाबू, वही मुगल एम्पायर का जो बाद में बहुत डिक्लाइन हो गया है, बिल्कुल। शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला कौन है जी, अवध का जो था गधा, अवध का इंडिपेंडेंट नवाब, ठीक है ना। तो मासाकार कहाँ शुरू हुआ, पटना का मासाकार हुआ है, जहाँ पे 148 जो इंग्लिश प्रिजनर थे उसको मार दिया गया। मीर कासिम को डिफीट कर दिया गया गुस्से से। एडम्स उसका नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश की तरफ, ठीक है। भाग के अवध में जाके शरण लिया है ये लोग। तो जॉइंट वहाँ पे जाके जॉइंट कन्फ्रंटेशन बना, तुम्हारा जॉइंट अलायंस बना, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम II। कुछ नहीं हुआ, बाद में लोग को हरा दिया गया इंग्लिश कमांडर हेक्टर मुनरो के द्वारा। और आफ्टर बीइंग डिफीटेड एट बक्सर, मीर कासिम भाग गया और मर गया उस समय के बाद। उसके बाद क्या था, नजम-उद-दौला, ठीक है। तो ये भी जानते ही हो, ये पपेट था जी, आराम से करके खेलता था, ठीक है, आराम से। ही वॉज मेड टू डिसबैंड मोस्ट आर्मी, ख़त्म करो यार अपना तुम, ठीक है। उसके बाद सब निजामत, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि नहीं, दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट मनी। तो ये निजामत का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है ना, पनिश करने का, जुडिशरी करने का। निजामत पावर ले लिया ब्रिटिश ने इसका और दे दिया, पेंशन खाओ भाई, बैठो तुम आराम से। उसके बाद डुअल गवर्नमेंट सेटअप हुआ बंगाल में, जानते हो रॉबर्ट क्लाइव के आने से, है ना। 1770 में उनको पेंशन दे दिया गया, बोला भागो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद 16 लाख रुपये उसको फिक्स कर दिया, एनुअल पेंशन नवाब मिलेगा। तो यही चीज़ था। अवध देखो, होप सो समझ में आ रहा होगा तुमको, एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। अवध देखो, कल हम कहाँ पे अवध किए थे ना कल, तो हम अवध को लेके चल रहे हैं अभी रेफरेंस, अवध से फिर हैदराबाद चलेंगे। अवध जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि अवध मुगल एम्पायर का ही पार्ट रहा है, समझे। क्योंकि इसी के जो अपॉइंटमेंट, जैसे बंगाल रहा है तो अवध भी रहा है। और अवध इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अवध को बफर स्टेट बनाया गया था ताकि मराठा से इधर आक्रमण ना करे। और अवध को बाद में फिर से मिस गवर्नेंस के प्रिटेक्स्ट में उसको शामिल कर लिया गया दलौजी के द्वारा, जानते हो, जैसे सतारा को किया गया था, जबकि सतारा एक टाइम में मराठास का पार्ट था, देख रहे हो तुम, मराठास बताए थे तुम लोग को। देखो, सदत खान बुरहन उल मुल्क, ठीक है। देखो, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था 1722 में। 1722 में अब तुम्हारा कर्तव्य ये है कि जाके देखना कि 1722 मुगल एम्पायर कौन सा एक्टिव था। तो मैं तुमको बताना तो रंगीला होगा, मोहम्मद शाह वही रंगीला ही था, क्योंकि सफदर जंग जो रहमत उलामात कुछ करके नाम था, वो 6 महीना रहा था, वो सब 4 महीना 6 महीना, उसके बाद ये लंबा समय तक रहा था। यस, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि वो 1719 के आसपास था। यस, ये रहा मोहम्मद शाह, बिल्कुल। इसी तरह देखो, इसी तरह लिंक करना होगा, क्योंकि सिविल सर्विस, मैं तुमको क्लियर कर दूँ इस बात को यहाँ पे, सिविल सर्विस में तुमको क्या पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके कंटेम्प्रेरी के ये थे क्या। जैसे पिछले साल 19 में पूछ लिया था सिविल सर्विस में कि तानसेन किसके कंटेम्प्रेरी थे, अकबर के टाइम के हैं। ग्वालियर के कोर्ट में पहले नाच गाना करते थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़े थे। तो फिर उनको, इनका प्रतिभा को देख के अकबर ने अपने कोर्ट में उनको बुलाया था, ठीक है। तो सिविल सर्विस बहुत चालाक
ऊपर वाले को जो बैठा हुआ है ना बहुत चालाक है, वो बस तुमको क्रोनोलॉजी घुसा कर पूछ देगा, यू नेवर नो, तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। बैठे बैठे जो तुमको आता है उसमें भी तुम गलत लगा के आ जाओगे। ये ब्यूटी है। यानी कि हम हमेशा बोलते हैं कि फॉक्स की तरह चलाक रहो सिविल सर्विस के क्वेश्चन, एकदम चलाकी, हद दिमाग दौड़ाना, और जहाँ रिफ्लेक्स जीरो हुआ गए, काम ही से गए, एकदम क्विक, मतलब देखते ही तुमको दिमाग में आ जाए कि यार हाँ कन्फ्यूजन होगा। बहुत अच्छा विद्यार्थी है तो उसको 100 में कम से कम 30-35 क्वेश्चन में फुल बेनिफिट और डाउट रहेगा। अच्छा स्टूडेंट का हाल बताता हूँ 30-35 में, और जो बैड है उसको छोड़ ही दो, समझे ना। तो कितनों ब्रिलियंट है तुम, हर साल 5 साल तुम पढ़ा, फिर भी 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन जहाँ पे बेनिफिट और डाउट जाएगा, और जहाँ पे कई बार सही लगा दोगे और कई बार गलत लगा दोगे, बाद में आके पछताओगे। ऐसा होता ही है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो पढ़ते थे एक तरफा पढ़ रहे हैं, हम रिलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब माठा से कोई एक चीज़ है उठा के पूछ लिया मुगल से, और क्रोनोलॉजी तो अब जब तुमको क्रोनोलॉजी सब पता रहेगा ना कि दोनों में क्या रिलेशन था, तो इससे एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडियाज़ डेवलप होते हैं। और साथ साथ इसी तरह तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर का सब, आर्ट एंड कल्चर भी तुम देखोगे तो हिस्ट्री का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको हम कवर करेंगे। जैसे मिड मार्च तक बोले हैं कवर करेंगे ये सब चीज़, तो मिड मार्च के बाद तुम लोग का कॉम्प्रिहेंसिव 1.5 महीना आर्ट्स एंड कल्चर चलेगा, 1.5 महीना। और उसको कोशिश करेंगे सब छल्ली कर दिया जाए आर्ट एंड कल्चर को। बुक भी तुम्हारे पास आ ही गया है, तुम अब पुराना तुमको फिलोसॉफी एंड रिलीजन के बारे में बता ही दिए हैं। और क्या चाहिए तुमको? 1.5 महीना चलेगा और 1.5 घंटा चलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। आर्ट एंड कल्चर जिस विद्यार्थी का हो गया उसका हिस्ट्री ऑप्शनल भी हो गया उधर का, आर्ट एंड कल्चर का। पॉजिटिवनेस ये है, आर्ट एंड कल्चर जिसका हो गया उसका हिस्ट्री भी पूरी तरीके से हो गया, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल इंडिया जो पूछे जाएंगे सिविल सर्विस में, वो आर्ट एंड कल्चर के एंगल से पूछे जाते हैं। समझ रहे बात को? अब तुम सोचेगा कि एंशिएंट और मेडिवल हम कर लिए हैं, सर बता दिए हैं, और जाकर हम लगा देंगे तो कुछ नहीं होगा। वो इधर से कुप्चे से लेगा तुमको, इधर से। क्यों? वो पूछ लेगा बुद्धिज्म पे, वो पूछ लेगा जैनिज्म पे, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म कल्चर का पार्ट है, और जबकि वो एंशिएंट भी है। तो बात समझो, ट्रेंड समझो, समझा बात को? बच्चा लोग अभी और सीखना है तुम लोग को, 2 साल बाद कड़ी तपस्या करना है, तब जाकर सिलेबस समझ में आएगा तुम लोग को। यदि किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा बाबा बन गया हो तो आओ, जूता है पास में, देखो। He established the independent state of Awadh in 1722. He was summoned to Delhi at the time of Nadir Shah invasions. देखते हो कि इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट अवध का बनाया था 1722 में, जब मोहम्मद शाह एक्टिव थे, और इनको दिल्ली बुलाया गया जब नदीर शाह का इन्वेजन हो रहा था। ये आए, ह्यूज फोर्स के साथ आए, और मुगल एम्पायर को कहीं ना कहीं बचाए हैं पर्शियन अटैक से, वही तुम्हारा नादिर शाह से 1739 में। फिर ही वॉज इम्प्रिजन, नादिर शाह ने फिर इसको आफ्टर बैटल ऑफ करनाल, जहाँ पे नादिर शाह लोग जीत गया था, तो इसको इम्प्रिजन कर दिया गया था सदन खान बुरहान उल मुल्क को। और सदन खान ने इनवाइट किया कि आप आइए ना, अब हमको 20 करोड़ रुपया देंगे, आइए, ठीक है। मैं ये अपना प्रॉमिस नहीं कर पाए और मर गई है, ठीक है, बताए थे तुम लोग को। और सदात खान ने नॉमिनेट किया अपने सन इन लॉ को, सफदरजंग को, कि डिप्टी गवर्नर ऑफ प्रोविंस रहेगा, ठीक है। मगर जो एम्परर के बहुत सारे और भी मेंबर्स थे, नोबल्स थे, उन्होंने हरी झंडी नहीं दिया था इस बात को, क्योंकि और भी होते हैं, उसने हरी झंडी कहीं से नहीं दिया था, विदाउट, वही तो बोला, उधर द प्रायर कंसेंट ऑफ द एम्परर। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। सफदरजंग, देखो ये इंपॉर्टेंट है। सफदरजंग एक्चुअल में ये वजीर था मुगल एम्पायर का। देखो ऐसा हुआ है, ऐसा होता भी है। देखो आज IAS कैबिनेट सेक्रेटरी तक बनता है कि नहीं बनता है? एक IAS तुम्हारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बनता है, चीफ सेक्रेटरी बनता है, हर एक डिपार्टमेंट का तुम्हारा मेन सेक्रेटरी होता है, चाहे डिफेंस का हो, जो चीज़ में उसका एक्सपर्टीज़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सफदरजंग वो वजीर ऑफ मुगल एम्पायर के तौर पे भी काम कर चुके। जैसे सिंगलिंस खान जो बताए थे हैदराबाद का, वो भी पहले तुम्हारा रंगीला के टाइम में ही थे, वो बहुत एक्टिव थे, गजब का माइंड था उनका। परेशान हो गए, चल दिए अपना हैदराबाद ऑटोनोमस स्टेट बना दिए। तो बात समझो, फिर मराठा से उनका सामना करना पड़ा, है ना। तो क्रोनोलॉजी को देखो, हर समय क्रोनोलॉजी को बिल्टअप करते रहो, समझो ना, इससे कम्प्रिहेंसिव आइडियाज़ होगा। तीनों चैप्टर को मर्ज करने का प्रयास करो। देखो
तो ये वजीर ऑफ मुगल एम्पायर है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉम 1748 ऑनवर्ड द नवाब ऑफ अवध केम टू बी नोन एज द नवाब वजीर। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? इसलिए 1748 के बाद ये क्रोनोलॉजी बना कि नवाब ऑफ अवध क्या है, इनफैक्ट नवाब वजीर है। क्यों? क्योंकि वजीर मुगल एम्पायर का भी है, साथ साथ वो नवाब भी है, तो नवाब वजीर। ठीक है, मराठास का दोस्ती था। ठीक है, और ही अलाइड विथ मराठा एंड जट फॉर सप्रेसिंग द रोहिलास एंड बंगेश पठान। जो बंगेश पठान थे, ये तुम्हारा एक्टिव रीजन ऊपर वाला है। ठीक है, रोहिलास, उसको सप्रेस करने के लिए बाबू तुमको कहीं ना कहीं अलायंस करना ही होगा, और इन्होंने अलायंस किया मराठा और जाट के साथ, समझे। उसके बाद अग्रीमेंट साइन हुआ पेशवा के साथ। ठीक है, अभी बताओ कौन सा पेशवा एक्टिव रहेगा? विश्वनाथ रहेंगे, इफ आई एम राइट। विश्वनाथ हो सकते हैं, बालाजी विश्वनाथ जो थे पहले वाले, जो जिसमें पावर बढ़ रहा था। साहू जब रूलर थे, बिल्कुल होगा, उसी टाइम का होगा, मैं होप सो उसी टाइम का होगा, देख लेना तुम लोग। ठीक है, देखो तो इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया पेशवा के साथ, जहाँ पे मराठास वेर गिवन रुपीज़, मराठास को दिया गया 50 लाख रुपया, और तुम्हारा चौट दिया गया ना कि ठीक है पंजाब और सिंध में कर लीजिए। और उसके साथ क्या, मराठास ने बोला ठीक है मुगल एम्पायर को बचा देंगे यदि अब्दाली इन्वेजन हुआ। नादिर शाह का जो बेटवा है, क्योंकि नादिर शाह का बेटा भी तो इन्वेज करता था, इसी से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, समझे ना। नादिर शाह का बेटा अहमद शाह अब्दाली है। सिविल वार बाबू हार गया। ठीक है, ही लॉस्ट इन द सिविल वार ऑफ 1755 एट द मुगल कोर्ट और रिटायर टू अवध। फिर ये अवध में चले गए। शुजा-उद-दौला जो बहुत बड़ा हस्ती है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट हस्ती है। अब ये जानते हो कि ही इन अलायंस विद द नवाब ऑफ बंगाल मुगल एम्पायर, ही फॉट द बैटल ऑफ बक्सर अगेंस्ट द ब्रिटिश 1764 में। ठीक है, आफ्टर द डिफीट ही साइन ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। जानते हो रॉबर्ट क्लाइव एक्टिव थे उधर से, और दूसरा कौन थे? हेक्टर मुनरो, याद करना गधा लोग। ठीक है, बाय विच ही गेव अलाहाबाद इन कोरा टू द मुगल एम्पायर। शाह आलम को देना पड़ा 50 लाख। तुम बोले कि एक साथ ही था तो उसको क्यों देना पड़ा? पूछ सकते हो क्वेश्चन कि जब एक ही साथ था तो उसको क्यों देगा? उसको इसलिए देगा क्योंकि वो नॉमिनल हेड है ना, जो भी है मुगल एम्पायर है ना वो। और ब्रिटिश तो चाहता है उसको कम करके रखे, और जितना साम्राज्य होगा बाद में जाकर हथिया लेंगे उससे। समझो ब्रिटिश का सोचा समझा ये चाल है। ब्रिटिश का जो देखोगे वो बहुत ही तुम लोग की तरह बुड़बक नहीं था, क्योंकि साम्राज्य जताना, साम्राज्य हाथ में लेना इतना आसान चीज़ नहीं होता है। उसके लिए बड़ा ही कैलकुलेशन के साथ चलना पड़ता है, और लोगों का कॉन्फिडेंस लेना होता है आस्ते आस्ते। ये नहीं कि एक ही बार आया हड़प लिए या खा गए उसको, मजा लूट रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एक एक स्टेप रणनीति के साथ, इस चीज़ से भी खतरनाक चाल चला है लोग, समझ रहे हो ना। तो पहले साथ रखो, आस्ते फिर फूट डालो, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाओ, सब्सिडी अलायंस लाओ, बहुत हथियार है। और दलाव जी खुद आ जाएगा, थोड़ा खींच देगा उसके बाद, समझ रहे हो ना। उसको बोला ही गया था, वो है ही, था भी वैसा ही। अब तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अलाहाबाद एंड कोरा दे दिया उसको मुगल एम्पायर शाह आलम II को, और बोला 50 लाख रुपया दो, वार कंपनसेशन। इंडिमिनिटी मतलब क्या? कंपनसेशन। और बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस को अपने स्टेट में रखना होगा आपको। उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ बनारस हुआ वॉरेन हस्टिंग के साथ। उसके बाद है 1773 का, और इसमें क्या हुआ कि ट्राई टू कंसोलिडेट द बेसिक्स ऑफ ऑटोनमस पॉलिटिकल सिस्टम, और कोशिश किया कि अवध को हम अपने तरीके से रखेंगे, हमको दीजिए मौका, और रखा भी। तो अब देखो फ्यूजिटिव यही तो है, शाह आलम II फ्यूजिटिव था बाबू। ये फ्यूजिटिव इसलिए वो डरता था किससे? साइद ब्रदर जो थे उधर, उसे डरता था कि वो आएगा तो मार देगा उधर, इसलिए बिहार सब घूमते रहता था शाह आलम II। बताए थे तुम लोग, याद करो। इसलिए फ्यूजिटिव मुगल एम्पायर था। इसने क्या किया, वो शेल्टर दिया वही शुजा-उद-दौला ने, और इसने एनेक्स किया रोहिलखंड को 70 विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश को। ब्रिटिश हेल्प कर रहा है, उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। असफ-उद-दौला, ठीक है, इसने ट्रीटी ऑफ फैजाबाद किया था। फैजाबाद बाबू यूपी में है, कल भी बताए थे, ठीक है, विद द ब्रिटिश 1775 में। ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। हाँ, कल बताए थे लखनऊ के बारे में, हम बहुत चर्चा किए थे लखनऊ। उसके बाद यही असफ-उद-दौला के टाइम में वाइब्रेंट एंड लिविंग कल्चरल एरिना बना है लखनऊ कोर्ट में। गजब बात है। इन्हें पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट को, हाँ, मिर्जा रफीक सौदा या मीर गुलाम हसन, ये बड़े बड़े थे, बड़ा बड़ा नाम था। हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम किसका है बताओ तुम? हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में बहुत बड़ा नाम अमीर खुसरो को जाता है। वाह,
अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ऐसा बड़ा शख्सियत है कि बाबू कुछ भी चीज़ जोड़ोगे पहुंच जाएगा वहीं तक का। जिसने सितार दिया, जिसने गज़ल दिया, जिसने बहुत तरह का म्यूजिक सिस्टम दिया है। हम तो कभी कभी सोचते हैं बैठ के कि एक आदमी के अंदर इतना टैलेंट कैसे हो सकता है। हद टैलेंट। राग, जो राग देखते हो राग बनाया। और तुम लोग गाना सुनते हो ना, ये वाला मुझसे नैना लगाए के सांप छिलक मोहे दीन री मोसे, ये जो गाना था ये अमीर खुसरो ने बनाया था। हाँ, समझे बात को? क्या समझ में आएगा तुम लोग? कितना अच्छा लगता है बोल के बताओ। यानी कि पूरा हिस्ट्री छुपा है एक गाना के पीछे, और भी वो दिल्ली सल्तनत का छुपा हुआ है। बताएंगे बाद में, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को जान के। हमको तो मज़ा आता है। अमीर खुसरो के बारे में कितना बोलेंगे कम है, सिंपल बात है। क्योंकि जब आर्ट एंड कल्चर बोलेंगे तो देखना मैं तारीफ का खाली फूल बांधूंगा उनके लिए। रियली मुझे लगता है कभी कभी बैठ के, तो हम लोग क्या किए, तब कुछ नहीं किए हम लोग। कभी कभी सोचता हूँ कि यस हमने कुछ किया ही नहीं। वजीर अली, अब देखो इसके बारे में समझ गया। असफउद्दौला के बारे में बात हुआ, किस तरह इन्होंने ट्रीटी ऑफ फैजाबाद किया। सब फैक्चुअल्स है बाबू, लो करना 5-6 क्वेश्चन लड़ जाएंगे यहाँ से भी। देखो उसके बाद वजीर अली आया, ही वॉज डिस्पोज्ड इन फेवर ऑफ सदात अली बाय द ब्रिटिश। तो उसके बाद वो हटा वहाँ से। और जो इम्पोर्टेंट है बताऊँगा, इम्पोर्टेंट क्या है। सदात अली जोन्स और इंटरफेयर किए थे अवध के सक्सेशन के लिए, और उन्होंने कैंडिडेट साइन किया कि सदात अली होना चाहिए, और उसको नवाब के तौर पे बना दिया तुम्हारा। जॉनसन मतलब वही ब्रिटिश का होगा, ठीक है। इस वजीर रिवोल्टेड, उसके जो वजीर थे पीएम थे, रिवोल्ट किए और मर्डर कर दिए ब्रिटिश रेसिडेंट जो चेरी थे। बट ही वाज सप्रेस्ड, मगर उसको वजीर को सप्रेस कर दिया। अब 1801 का मैं बात करूं तो बाबू लोग को दिमाग में तुरंत हिट कर देना चाहिए कि 1799 में उधर मैसूर का बिल्कुल फोर्थ वाला हुआ था, जहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली बहुत एक्टिव थे। यहाँ से तुम वेलेस्ली को जोड़ सकते हो, दिमाग है तो, ठीक है। तो कोशिश करो जोड़ने का। देखो आ तो गया वेलेस्ली, ठीक है ना। कितना बढ़िया बात है। देखो सब्सिडी ट्रीटी साइन हुआ था सदात अली का लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। दिस वीकेंड द पोजीशन ऑफ अवध का पोजीशन हो गया। बाद में इसी का फायदा उठा लेता है कौन, डलहौजी। क्यों? आस्ते आस्ते कमजोर करना है ना किंगडम को, ऐसे कमजोर नहीं होगा एक ही बार। आस्ते आस्ते कमजोर करो और पीपल का भी कॉन्फिडेंस लो। क्यों? क्योंकि पीपल का कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है। एक बार हम बगावत करोगे तो तुमको पीपल बगावत कर देगा, फिर लोग बगावत कर देंगे, फिर लोग तो कहाँ जाओगे। यदि लोग रिवोल्ट कर दिया, देखता नहीं प्रोटेस्ट क्या चल रहा है अभी। तो कॉन्फिडेंस, इसलिए नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास किए जाते हैं, तरह तरह का बात किए जाते हैं। मीडिया को रख दिया जाता है कि बाबू कोई काम धंधा तो है नहीं, आप करिए, आप बच्चा को पालिए अपना, अच्छे स्कूल में भेजिए अपना, गलत न्यूज़ दिखा के। यानी कि कहने का मतलब सब मीडिया बेकार ही होगा भाई। कोई तो मीडिया है भाई, सब दिखाओ। अब रवीश कुमार जी देखो इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना। देखो द वीकेंड द पोजीशन ऑफ द अवध बाय सब्सिडी अलायंस इज सीडेड टू द ब्रिटिश फर्टाइल एरियाज ऑफ गंगा, यमुना, डोब एंड रोहिलखंड। अवध आर्मी वाज डिसबैंडेड एंड नवाब बिकम नॉमिनल हेड। हो गया, अपना जो भी ट्रूप्स था, अपना जो आर्मी सिस्टम था, पूरी तरीके से डिसबैंड कर दिया गया, ठीक है। और पूरी तरीके से तुम्हारा नवाब को वहाँ पे नॉमिनल हेड बना दिया गया, जिसको अभी के टर्म्स में क्या बोलेंगे रामानंद जी? नॉमिनल हेड को प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है ना। तो क्या बोलेंगे वो? डिजोरी अथॉरिटी, एक डिफैक्टो अथॉरिटी। डिजोरी अथॉरिटी, हाँ, डिजोरी एक संविधान का शब्द है, डिजोरी और डिफैक्टो। तो समझ लो पॉलिटी पढ़ने से पहले भी तुम लोग, तो डिजोरी होता है, समझे, जो नॉमिनल हेड होता है। जैसे क्वीन तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यदि मैं बात करूँ वहाँ का, तो वो भी क्या है? डिजोरी है। और डिफैक्टो मतलब जिसके पास पावर है, जो चुन के आया है, समझे। तो ये बन गया डिजोरी अथॉरिटी, समझो। उसके गाजीउद्दीन हैदर आए, ठीक है। ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ किंग ऑफ अवध 1819 में। अब 1819 देखो, उधर 1817 के आसपास तुम्हारा थर्ड एंग्लो मराठा वार खत्म हो गया, उस तरफ पिंडारीज का इशू कनेक्ट करने का प्रयास होना चाहिए। नसरुद्दीन हैदर आए, कोई एक्टिव नहीं थे। अली शाह आए, अहमद अली शाह आए, वजीद अली शाह। हाँ, वजीद अली शाह के बारे में नाम आता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया था। ये खुद एक पॉइंट थे और एक्सपर्ट थे कथक डांस में, बताएंगे आर्ट एंड कल्चर में।
क्लासिकल डांस में कथक भी आता है, जैसे तुम्हारा कुचिपुड़ी आता है, जैसे भरतनाट्यम आता है, उस तरह कथक भी आता है रामानंद जी? मजा आ जाएगा जान के। क्लासिकल डांस, हाँ, भरत मुनि का जिक्र होगा, फिर से शिव जी का जिक्र होगा, तांडवा डांस का जिक्र होगा जी, ठीक है, तांडव डांस। जब शिव जी घुसा गया, डांस कर दिए, तो भरत मुनि लिख लिए उस चीज़ को और आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिए। गजब का डांस है ना। अब शिव जी का भाई जो कंटेम्प्रेरी होता है कि नहीं होता, स्टेज परफॉर्मेंस होता है, ड्रामा में दिखाया जाता है उस चीज़ को कि रौद्र रूप जब ले लेते हैं तो किस तरह का डांस। और उसमें देखो शिव तांडव में दो चीज़ होता है, एक तो शिव तांडव में गुस्सा वाला भी चीज़ है और दूसरा फॉर्म क्या है कि लव वाला भी है, जिसमें शिव जी और पार्वती एक साथ कैसे दिखाएंगे चीज़ों को। इसलिए शिव जी का जब फोटो आता है तो पार्वती जी भी रहती है साथ में, समझे। शिव जी को आदि योगी भी कहा जाता है। क्या बात है शिव जी, क्या बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शिव जी के बारे में, ठीक है ना। अवध वॉज एनेक्स्ड बाय डलहौजी, बताए तो थे मिस गवर्नेंस के प्रिटेक्स्ट में 1856 में, ठीक है। नवाब अवध वजीद अली शाह, ठीक है, रिफ्यूज टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, मगर फिर भी करना ही होगा आपको, कलकत्ता भेज दिया गया वहाँ पे कि जाओ भाई खाओ, हवा पानी खाओ, तुम निकलो यहाँ से। ब्रिटिश कादी वो वजीद अली शाह का था और ये भगा दिया गया, इसको कुछ नहीं है, फालतू का कुछ हुआ नहीं इसका, एंड दैट्स इट। तो ये मैंने अभी तक तुमको अवध के बारे में पूरा मैंने ढांचा बता दिया तुम लोग को, किस तरह अवध एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे। फैक्चुअल्स पे पूरा ध्यान दो कोमल लोग। हाँ, 5-6 क्वेश्चन जहाँ सिविल सर्विस जानबूझ के यॉर्कर डालेगा तुम लोग को, समझ रहे रमानंद जी, यॉर्कर डालेगा। और यॉर्कर डालेगा इसलिए कि बब्बू लोग नहीं लगा पाए, और जितना यहाँ से घटेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा दूसरे सेक्शन पे। अब बात समझो, इसलिए स्टैटिक को तो अब तो कम से कम छोड़ना ही नहीं होगा। यदि अब कोई विद्यार्थी सोचता है कि हम करंट अफेयर्स पढ़ के हम निकाल लेंगे, तो कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा, नहीं होगा ही नहीं। ट्रेंड देख लो, हाँ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है अभी भी स्टिल, अभी का टाइम स्टैटिक का सच में बोल रहा है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो ट्रेंड देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड इज ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो हैदराबाद का देखो बाबू लोग, हैदराबाद का देखो, हैदराबाद में ऐसा क्या हुआ था। रवाना जी दे दो इनको भी दे दो, दिखा। हाँ आई विल स्टार्ट अराउंड 10:30 आई विल स्टार्ट। यस देखो, चिंगलिज खान, he was the founder of Hyderabad as an independent state in 17, आप पढ़िए ना, yes it is also applicable to you also। हैदराबाद के बारे में देखो कि क्या है कि चिंगलिज खान जो कि 1724 से लेकर 48 तक एक्टिव रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट इन्होंने बनाया था। ये देखो कभी भी अपने, जैसे कि तुम्हारा बंगाल में जैसे कि तुम्हारा मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, वो अपने आप को रखा ओवरलॉर्डशिप ऑफ मुगल एम्पायर, उसी तरह ये भी रखे थे, क्योंकि बहुत ही इनका क्लोज रिलेशन था मुगल एम्पायर के साथ। और तुमको जानकारी होगा ही इस चीज़ का कि वो तो वजीर रहे हैं वहाँ के, जब रंगीला तुम्हारा मोहम्मद शाह जब एक्टिव था राजगद्दी पे, और वो परेशान हो गए थे रंगीला से, क्योंकि उसका जो एक्टिविटी पसंद नहीं आ रहा था इनको, दैट्स वाई वो छोड़ के वो चले गए। मगर जब फिर आक्रमण हुआ मुगल एम्पायर पर, फिर गए हेल्प करने के लिए, तो इसलिए सॉफ्ट कर्नर था इनके दिल में कहीं ना कहीं। तो ही डिड नॉट ओपनली डिक्लेयर इंडिपेंडेंस ऑफ हैदराबाद एंड कंटिन्यू टू शो लॉयल्टी टू द मुगल एम्पायर। देखो लिखा तो है। और इनको टाइटल दिया गया खाने दुरान, एंड बाद में निज़ाम उल मुल्क फारूक सियाह ने दिया था। हाँ फारूक सियाह क्यों ना हो, 1917 का ये तुम्हारा 1917 में भी दिया, 1917 और 1919 में यही दो पीरियड है ना, 2 साल का, बिल्कुल फारूक सियाह उसी टाइम का है। ही एक्टेड एज द वजीर ऑफ मुगल एम्पायर, बोले तो है 1722 के बाद 24 तक, वही मोहम्मद शाह के टाइम में। ये तुरानी फैक्शंस के लीडर भी थे, ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ फैक्शंस ऑफ नोबिलिटी एट द मुगल कोर्ट। वाइल ही वॉज वजीर ही एडेड मालवा एंड गुजरात टू द सूबेदारी ऑफ द डेक्कन। जब ये वजीर थे वहाँ के, तो इन्होंने मालवा और गुजरात को क्या किया था, डेक्कन में डाला था, यानी कि डेक्कन में भी तुम्हारा मुगल एम्पायर को वो किया था, वो देखा था। और एट द सेम टाइम मराठास भी इधर है, क्योंकि देखो तुमको हम मराठास के चैप्टर में तुमको ये बताए थे, क्या बताए थे कि मराठास लोग बोल रहे थे कि
हमको रखने के लिए दीजिए, हम टैक्स उठाएंगे, हम आपको दे देंगे। याद करो तुम लोग। हाँ, चौथ। और सरदेशमुखी का बात आए तो गुजरात का बात आएगा। तो कैसे को रिलेशन था मराठास और उसका, समझ गए बात को ना। इस दीवान हुआ, इसके दीवान जो थे वो पूरनचंद थे, यानी कि ये भी एक तरह से रिलीजियस टॉलरेंट थे। और इतिहास में गवा रहा है जो रिलीजियस टॉलरेंट रहा है वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहा है। चाहे अकबर का उठा के देख लो तुम, समझे ना। हाँ, अशोक का देख लो। बिहार, क्योंकि बिहार इसलिए आगे बढ़ा है, अभी जातिवाद है इस बिहार में, नहीं तो पूरा उठा के देख लोगे तुम, पूरा साम्राज्य मॉडर्न एम्पायर का देख लोगे तो बाबू कोई जातिवाद नहीं है वहाँ पे। अनलाइक तुम्हारा राजपूत सब, इधर कुछ था ही नहीं जिसको माने करे। और कल तुम लोगों को बताया गया था कैसे तुम्हारा थर्ड एंग्लो मराठा वार में जब दलित लोग जब हेल्प जाके किए थे, तो कोरेगांव वाला जो इशू हुआ था, तो रमानंद जी को पता ही होगा कि 2 साल पहले कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। यस, क्योंकि जाकर ट्रिब्यूट दे रहे हो तो मराठा को ही हराए हो तुम, शिवाजी को वंशज को ही हराए हो तुम, तो यहाँ कंट्रोवर्सी हो जाता है। यहाँ पे हिंदू के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो जाता है, समझे बात को। ही वॉज डिफीटेड बाय द पेशवा बाजीराव वन। पेशवा बाजीराव वही है जो कि सबसे तगड़ा था, पेशवा में सबसे स्ट्रांग था, जो बालाजी विश्वनाथ का जो बेटा था, ठीक है, बहुत पावरफुल है। इसी पे मूवी बना है, रणवीर सिंह ने एक्टिंग किया था, समझ गए ना बात को। और इसके लिए तुम्हारा जो उस समय साहू जो एक्टिव था, तुम्हारा रूलर मराठास का, हाँ मराठास का रूलर जो किंग था, वो बोलते थे ना तुम अपने पिता के तरह हुए हो, और तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम हिमालय तक हमारा झंडा फहरा सकते हो। हाँ बिल्कुल, यानी कि बाजीराव के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत यंग में बहुत ही वो थे, दिमाग भी था हाथ भी था, ऐसा वर्ड बोला गया है। बाजीराव वन बहुत बड़ा नाम है। देखो वही तो किया है विश्व, ये तुम्हारा पेशवा बाजीराव वन ने हरा दिया इसको, चिंग्लिस खान को, समझे। इन द बैटल ऑफ फाल्केट एंड भोपाल ही अकम्पनीड द मुगल एम्पायर टू द बैटल ऑफ करनाल। मगर कोशिश किया मुगल एम्पायर को, देखो मुगल एम्पायर और मराठास का बहुत अलग रिलेशन रहा है। औरंगजेब के टाइम में बहुत वो था, फिर बाद के जाके जब मुगल एम्पायर गिरा औरंगजेब के बाद, तो फिर संरक्षण दिया, और कहीं ना कहीं मराठास अपना इतना पावर बढ़ा लिया था कि मुगल कोर्ट में भी वो चीज़ दिखना लगा, डिसाइडिंग फैक्टर हो गया मुगल एम्पायर का। तो ये नेक्सस अच्छा खासा रहा है, फ्लिप फ्लॉप रिलेशन रहा है दोनों के बीच में। अभी भी राजनीति में यही होता है, चाहे डीएमके वाला हो, आईएडीएमके वाला हो, बीजेपी के साथ सेम है, ये सब चीज़ सेम है, चीज़ है, पॉलिटिक्स है ये, समझे। ही अकम्पनीड द मुगल एम्पायर टू द बैटल ऑफ करनाल अगेंस्ट नादिर शाह। ही प्लेड अ रोल ऑफ पीस मेकर बिटवीन द नादिर शाह एंड द मुगल एम्पायर। और वहाँ पे तुम्हारा ये क्या किए, पीस मेकर का भूमिका अदा किए, कौन, चिंग्लिस खान, समझे। ही प्रोवाइडेड इंसेंटिव फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत किया ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों के लिए ही इन्होंने बहुत काम किया है। उसके बाद आते हैं नज़ीर जंग। नज़ीर जंग 2 साल के लिए रहते हैं। मुजफ्फर जंग, देखो मैंने नाम लिख दिया था तुम लोग को वहाँ पे, मुजफ्फर जंग के बारे में लिखा था मैंने वहाँ पे, ठीक है। देखो मुजफ्फर जंग क्या, ही केम टू थ्रोन विद द फ्रेंच हेल्प, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच के हेल्प से ये आए राजगद्दी पे। फ्रेंच पडिचेरी एंड मसूलीपट्टनम को ले लिए। डुप्लेक्स उस समय क्या थे, वो उस समय डुप्लेक्स जानते हो, गवर्नर थे फ्रेंच के, ठीक है। डुप्लेक्स रिसीव्ड एनुअल जागीर, उसको 11 लाख का जागीर मिलता था, वही लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। और ऑफिसर एक बसी करके ऑफिसर थे, ठीक है ना, ऑफिसर ऑफ डुप्लेक्स वॉज स्टेशन एंड हैदराबाद। सलापत जंग ही वो भी आया, यानी कि देख रहे हो तुम लोग एक चीज़ दिख रहा है, हैदराबाद में फ्रेंच का बहुत बोलबाला है, हाँ है कि नहीं है। तो देखो ये पसंद नहीं आएगा, और देखो आस्ते आस्ते देखो हटेगा वो बाद में जाके, क्यों, बैटल ऑफ वांडीवास हो जाएगा उधर 1760 में, क्रश कर दिए जाएंगे वहाँ पे, ग्रांटेड द ये सरकार टू द फ्रेंच। निजाम अली, देखो इसने फिर सब्सिडी अलायंस करवा लिया ब्रिटिश के साथ, समझ रहे हो। टीपू, आप ब्रिटिश का सब्सिडी अलायंस करने का मतलब क्या हुआ, समझ ही जाओ। एट द ब्रिटिश अगेंस्ट मराठास, और उसके बाद ब्रिटिश को हेल्प किया निजाम अली ने मराठास और टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर के अगेंस्ट, यानी कि मराठास को हेल्प किया इसने, सॉरी मराठा अगेंस्ट गया ये, और टीपू सुल्तान का अगेंस्ट गया, किसके फॉर्म में गया ये, ब्रिटिश के फॉर्म में गया। ब्रिटिश आस्ते आस्ते सबको अपने हाथ में ले रहा है। उसका सिकंदर जाट थे, नजीर उद्दौला थे, अफजल उद्दौला थे, मीर महबूब अली खान थे, और उस्मान अली खान थे। और उस्मान अली खान को मन था कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं हम, ठीक है, जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा तब तो जियोगे तब ना तुम बनाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हैदराबाद का रहा, ठीक है, ओके। ये ख़त्म करो यहीं पे।